नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। जब एक साल गुजर जाता है तो हम जरूर पीछे मुड़कर देखते हैं कि इस एक साल में हमने क्या कुछ किया और कैसा रहा हमारा ये साल। सरकारों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब किसी भी सरकार का एक साल पूरा हो जाता है तो जरूर उसकी ये कोशिश होती है कि वो भी ये देखे कि इस एक साल में उसने क्या कुछ किया, जनता की कितनी भलाई हुई, विदेश नीति के फ्रंट पे हम कैसे रहे, कुल मिलाकर देश कितना आगे बढ़ा, क्या कुछ बदलाव आए, क्या कुछ नई पहल की गई। और आज इसी को जानने समझने की कोशिश हम यहां करेंगे। साल एक शुरुआत अनेक, जैसे कि नारा सरकार की ओर से दिया गया है। जानने की कोशिश करेंगे अपनी जनता जनार्दन से, अपने विशिष्ट मेहमानों से कि ये एक साल सरकार के लिए कैसा रहा। हमारे साथ जनता जनार्दन और हमारे विशिष्ट मेहमान यहां बैठे हुए। आइए सबसे पहले उनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ यहां प्रफुल्ल केतकर जी बैठे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार ऑर्गेनाइजर के हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर गौरव वल्लभ जी हैं, जो कि आर्थिक विश्लेषक हैं। स्वागत है। हमारे साथ सोनल मानसिंह जी हैं, संपूर्ण कलाकार, जानी मानी नृत्यांगना और स्वच्छ भारत की ब्रांड एम्बेसडर। बहुत बहुत स्वागत है सोनल जी। हमारे साथ सुशांत सरीन साहब हैं, जो कि विदेश नीति के एक्सपर्ट हैं। स्वागत है। अतुल भटनागर जी हमारे साथ हैं, जो कि COO हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से आते हैं। आपका स्वागत है। और राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं, जाने माने राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक। तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, पर इससे पहले आइए जरा संक्षिप्त रूप से नजर डाल लें साल के इन 365 दिनों में सरकार के कामकाज पर। वैसे किसी भी सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए एक साल का समय अधिक नहीं होता, लेकिन पूर्व के जिन हालातों में, जिन स्थितियों में पिछले वर्ष केंद्र में NDA की सरकार आई, उसमें सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल की पड़ताल महत्वपूर्ण हो जाती है। खासतौर से सरकार की भविष्य की आर्थिक, सामाजिक, वैदेशिक नीतियों के अलावा शासन सत्ता की दिशा का आभास होता है। बीता वर्ष निश्चित तौर से अनेक शुरुआतों का दौर कहा जा सकता है, जिसके मूल में सबका साथ सबका विकास रहा, जिसमें कतार के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की, अंत्योदय की भावना निहित थी। विकास की दिशा जन भागीदारी पर आधारित थी। शासन का कामकाज पारदर्शिता और खुलेपन पर आधारित रहा। माहौल बदला था। पॉलिसी पैरालिसिस की जगह गुड गवर्नेंस का बोध हुआ। आम लोगों की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक समावेशी जनधन योजना शुरू हुई, जिसमें एक वर्ष में ही 15 करोड़ खाते खोले गए। जन सुरक्षा के लिए जीवन ज्योति बीमा और अटल पेंशन योजना प्रारंभ की गई। छोटे कामगारों और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मुद्रा बैंक बनाया गया। किसानों के लिए हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप की पहल हुई। उन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए। नई यूरिया पॉलिसी बनाई गई। मौसम की मार से खराब फसल पर 50% तक हर्जाना बढ़ाया गया। किसानों को नई नई और वैज्ञानिक जानकारियां देने के लिए एक नए किसान चैनल की शुरुआत की गई। युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए नेशनल स्किल मिशन बनाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में 60 लाख नए शौचालय बनाए गए। गंगा नदी की सफाई का बीड़ा नए सिरे से नमामि गंगे योजना के अंतर्गत उठाया गया। आर्थिक क्षेत्र में भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना। GDP 7.4% तक पहुंची। मेक इन इंडिया ने औद्योगिक विकास में खासी बढ़ोतरी दर्ज की। आर्थिक सुधार के क्षेत्र में डिफेंस, इंश्योरेंस और पेंशन में 49% FDI का फैसला किया गया। एकल टैक्स रिफॉर्म के लिए लोकसभा ने GST बिल पास किया। महिलाओं, खासतौर से बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना का आगाज हुआ। मोदी सरकार का एक साल का कार्यकाल भ्रष्टाचार से मुक्त और पारदर्शिता पर आधारित रहा। कोयला ब्लॉक की नीलामी में सरकार ने 3,35,000 करोड़ का राजस्व हासिल किया। यही हाल स्पेक्ट्रम की नीलामी का रहा, जिसमें सरकार को 1.9 लाख रुपए हासिल हुए। विदेश नीति के मोर्चे पर भारत ने अपने पड़ोसियों से संबंधों को बेहतर बनाया। नेपाल की भूकंप त्रासदी में बचाव और राहत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस से अनेक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और सामरिक समझौते किए। कुल मिलाकर मोदी सरकार का पहला साल अनेक शुरुआतों का साल रहा और ये तमाम शुरुआतें स्वाभाविक रूप से आने वाले अगले 4 सालों की दिशा की ओर इशारा करती हैं। वाकई ये लिस्ट बहुत लंबी है और उसके लिए ये संक्षिप्त सा पैकेज काफी नहीं है। आइए कोशिश करते हैं जानने समझने की इस एक साल में वाकई लोगों के जीवन में कितना बदलाव सुनिश्चित किया गया है, कितना बदलाव आ रहा है। हमारे साथ यहाँ प्रफुल्ल केतकर जी हैं। प्रफुल्ल जी, एक साल का वक्त बहुत ज्यादा नहीं होता, पर अगर 5 साल के हिसाब से देखा जाए तो एक साल इतना कम भी नहीं होता।
इस एक साल में आप नींव तो रख ही सकते हैं। सबसे पहली बात हम सेंटिमेंट्स की करते हैं कि सरकार है और सरकार काम करती हुई नजर आती है। लगता नहीं है कि सरकार कभी बैठ गई है, लगता है कि सरकार हमेशा, जैसे कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि चरई वेती, लग रहा है कि चल रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। ये जो सेंटिमेंट की बात है, जो लोगों तक सीधा पहुंचता है, ये सेंटिमेंट के रूप में आप इस एक साल को कैसे परिभाषित करेंगे? दो मुद्दों पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जिस अपेक्षाओं के साथ इस सरकार ने अपना कार्यभार संभाला, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात इस एक साल के रही है कि इट वाज कितना गुड है, कितना बैड है, डायरेक्शन, स्पीड और होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, इसमें विशेषज्ञों के बीच में मतभेद हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इट वाज फेल्ड गवर्नमेंट, इट वाज डिसाइसिव गवर्नमेंट। गवर्नेंस सब जगह दिख रहा था। तो खास करके पिछले 10 साल के और खास करके यूपीए 2 के पॉलिसी पैरालिसिस के बाद everywhere governance was responsive. That was very important for general national psychology. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी राष्ट्र की जो मानस होता है वो उसके सांस्कृतिक धरातल पर खड़ा रहता है। प्रधानमंत्री का छोटे छोटे जेस्चर से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अपने पूरे देशवासियों के साथ बनाए रखना और वो पॉजिटिव टोन में बनाए रखना, हमें ये सब मिलकर करना है, इस टोन में बनाए रखना। मुझे लगता है ये दो फैक्टर्स इस एक वर्ष के बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स रहे, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर इस सरकार की दिशा हमें समझ में आती है। कुल मिलाकर एक डायरेक्शन, एक डिसाइसिव डायरेक्शन है और उस डिसाइसिव डायरेक्शन में चलने की एक मानसिकता है, एक लीडरशिप है और उस पर भारत की जनता के साथ कम्युनिकेशन करने का एक स्किल है। ये महत्वपूर्ण बात, मतलब एक विश्वास, एक दिशा, बिल्कुल एक ऐसी दिशा जिसमें आप चल सकते हैं और आप सामूहिक रूप से चल रहे हैं, ऐसा लगना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ डॉक्टर गौरव वल्लभ जी बैठे हैं। डॉक्टर गौरव वल्लभ, जिस तरह से अर्थव्यवस्था की बात करें, कहते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति की जो आर्थिक हैसियत होती है उसी से लोग जानते हैं कि साहब आप क्या हैं। देश की जो आर्थिक हैसियत होती है वो देशवासियों के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है और बाहर वालों के लिए भी। ये आर्थिक हैसियत जिसमें सबका साथ सबका विकास हो और साथ में हम एक छवि भी दुनिया के सामने बनाए जो कि एक वैश्विक छवि हो, जो कि एक सशक्त भारत की हो, इस एक साल में वो छवि आपको कैसी नजर आ रही है? देखिए, जब ये सरकार ने कार्यभार संभाला तो हुआ ये कि पिछली सरकार के लास्ट 2-3 साल इतने बुरे रहे कि समस्त आर्थिक पैरामीटर्स, भले ही वो इन्फ्लेशन हो, जीडीपी ग्रोथ हो, अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स हो, आईआईपी के नंबर हो, वो या तो नीचे गिर रहे थे या अपने निम्नतम स्तर पर थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हर व्यक्ति को अफेक्ट करता है, जो कि इन्फ्लेशन नंबर था, वो डबल डिजिट तक पहुंच चुका था। और जो आज तक का मैक्सिमम इन्फ्लेशन जो 10.3% था, और ये अगर यूपीए 2 के लास्ट 3 साल का देखें तो वो 10.12 के आसपास हो गया, तो वो निम्नतम स्तर पर था। उससे क्या हो रहा था कि एक तो पॉजिटिविटी देश में नहीं बन पा रही थी महंगाई के कारण, देश में इन्वेस्टमेंट में लोगों को घबराहट हो रही थी, एफडीआई का फ्लो में कमी आ रही थी, जीडीपी के नंबर 4%, 3% पे एक्सपेक्टेशन आ रहे थे। ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज थे वो भारत की रेटिंग डाउनग्रेड कर रहे थे, और मतलब ऐसी स्थिति हो रही थी कि भाई कहीं हमारे जो बॉन्ड्स है, सॉवरेन बॉन्ड्स, वो जंक कैटेगरी में नहीं आ जाए। तो मैं ये समझता हूं कि नई सरकार के लिए आर्थिक फ्रंट पर बहुत कुछ करने को वहां पे करने की गुंजाइश थी, और इन्होंने, नई सरकार ने आते ही उनको फिल किया, पॉजिटिविटी के साथ फिल किया। और हुआ ये कि जो इंटरनेशनल फैक्टर्स थे, पेट्रोल और डीजल और फूड प्राइसेस, वो एक मतलब जो अपन कहते हैं कि फॉर्च्यून्स भी इनके साथ हो गए, किस्मत भी साथ। हाँ, तो इसके बाद और फिर पॉजिटिविटी के साथ जो स्कीम्स आई, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि एक इकोनॉमिक मॉडल का, एक गवर्नेंस का मॉडल होता है कि भाई सबसे पहले एग्रेरियन इकोनॉमी होती है, फिर वो जाती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, और फिर वो जाती है सर्विस सेक्टर पे।
हमने क्या किया कि एग्रेरियन में फोकस किया, पहले ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, उसके फायदे हुए, वहां से जंप कर गए सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी पे, और देश में जॉबलेस ग्रोथ एक वर्ड कॉइन होने लगा कि भाई 8 से 10% जैसे यूपीए 1 के दौरान 6 से 8% की जीडीपी ग्रोथ हो रही थी, पर एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो रहा था, क्योंकि इसकी स्टडीज भी हुई है कि भाई आपका सर्विस सेक्टर अगर 100 करोड़ की रेवेन्यू देता है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 100 करोड़ की रेवेन्यू देता है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 टाइम्स ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है। तो इस सरकार ने आर्थिक फ्रंट पे जो सारी चीजें मिनिमम स्तर पे थी या नेगेटिविटी थी, वो इमीडिएटली आके फिल करने का प्रयास किया। रिजल्ट्स अभी एक्सपेक्टेड है, पर अच्छे रिजल्ट्स आने का मुझे अनुमान है। जी, मतलब फाउंडेशन की जो जरूरियात थी वो पूरी की गई। एक इनपुट देता हूं कि जैसे आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज में वर्ल्ड की सारी एजेंसीज बोल रही कि हम चाइना से ज्यादा ग्रोथ कर जाएंगे, पछाड़ सकते तो चाइना को। ये पॉजिटिविटी है, बिल्कुल, ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है जिसकी बात करें, और अर्थव्यवस्था भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पे चलती है, शायद जीवन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पे चलता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सोनल मानसिंह जी हमारे साथ हैं। सोनल जी, अगर हम बात करें छोटे छोटे इश्यूज की, जैसे सफाई सरकारों की नीतियों और योजनाओं और उनके बोलने चालने उनके उसमें नहीं आता था, लेकिन इस सरकार ने उसको बिल्कुल सेंटर स्टेज लाके खड़ा किया। शौचालयों की बात की है, हम देखते हैं कि आपस की डिस्कशन में भी कभी शौचालय हम लोगों के डिस्कशन में आते ही नहीं थे, लेकिन वो एक जरूरत है, उसको पहचाना, और आप उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है स्वच्छ भारत की। आप बताइए कि इस दिशा से क्या लग रहा है आपको, आने वाले वक्त में इस चीज की कितनी बड़ी जरूरत थी जिसे पूरा करने की कोशिश की गई है? सफाई जो है वो मूलभूत मुद्दा है जीवन का, बिल्कुल, और उसमें न केवल अपने शरीर की सफाई, न केवल घर की सफाई, न केवल शौचालय, लेकिन मन की, विचारों की, वाणी व्यवहार की सफाई। ये इससे ही तो आप जो पॉजिटिविटी की बात कर रही हैं, पॉजिटिविटी का जन्म इन्हीं चीजों से होता है कि हम झाड़ू लेके सफाई करते हैं और वही कूड़ा लेके रास्ते पे डाल देते हैं। अभी अच्छी मुहिम छिड़ी है, काफी चैनल्स पे दिखाए जा रहे हैं अलग अलग शहरों के स्वरूप। मैं अभी राजस्थान होके आई। अच्छा। नीलम जी, जोधपुर शहर इतना सुंदर होता था क्योंकि बिल्कुल वो रणभूमि में है। जयपुर तो खैर टूरिस्ट से भर गया है। जोधपुर में जो मैंने गंदगी देखी तो मेरे हाय निकल गई मुंह से कि अच्छा, वहां से हम अंदर 2.5 घंटा में और गई अंदर। मेरे घर में जो करते थे काम, उनकी बेटी की शादी में गई इस गर्मी में। तो कंट्री साइड जो नेशनल हाईवे है उसके इर्द गिर्द के गांव, छोटे गांव राजस्थान के, वेस्टर्न राजस्थान के, मारवाड़ के, जो इतने स्वच्छ होते थे, वहां पर भी ये सारा पॉलीथीन, कूड़ा कचरा, कैर, काचरी, इन सब के श्रब्स जो होते हैं सब लटके हुए हैं, ढेर पड़े हुए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि विचारों में बदलाव, मनस्थिति में बदलाव अत्यंत आवश्यक है, और उसके लिए मात्र सफाई अभियान मोदी जी ने शुरू किया, ये तो परम सौभाग्य की बात है इस देश के लिए। एजुकेशन में डालकर, आपकी एंटरटेनमेंट फिल्म इंडस्ट्री में इसके मैसेजेस देकर, किन किन तरीकों से इसको सशक्त बनाया जाए और हर एक व्यक्ति के ये मन में घुसाया जाए कि भाई तू कितना ही धनी हो, अमीर हो, बड़ा हो, अफसर हो, फेमस हो, डजंट मैटर, नोबडी इज टू ग्रेट और फेमस टू लुक आफ्टर दिस बेसिक इश्यू ऑफ लाइफ। तो मेरे ख्याल से सफाई अभियान का पूरा जो एक ढांचा मोदी जी के मन में है वो शायद यही है। जी, हमारे साथ सुशांत सरीन साहब हैं जो कि विदेश नीति के एक्सपर्ट हैं। सुशांत जी, जब बात विदेश नीति की होती है तो सबसे पहले तो पड़ोसियों का ध्यान आना चाहिए, लेकिन विगत में हमने देखा कि पड़ोसियों का ध्यान थोड़ा कम आया और हम यूरोप या अमेरिका सेंट्रिक हो रहे थे। आपको क्या लगता है, सरकार ने आकर जिस तरह से शुरुआत में ही अपने पहले पड़ोसियों से बात की गए और इस वार्तालाप को आगे बढ़ाया और फिर दुनिया के देशों में भी, किस तरह का चेंज देखते हैं? बहुत सारे लोग ये कहते थे कि विदेश नीति की दिशा कुछ समझ में नहीं आ रही थी लोगों को पिछले विगत कुछ सालों में। उस दृष्टि से आपको क्या लगता है, इस सरकार ने इस 1 साल में उसको बदलने के लिए या उसको और आगे ले जाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए हैं? अगर इजाजत हो तो मैं एक चीज पे जो सोनल जी कह रही हैं और जो डॉक्टर साहब ने भी बात की और जो आपका इनिशियल वो था, जरूर। देखिए, स्कीम्स तो बहुत अच्छी बनाई है सरकार ने।
प्रॉब्लम ये है कि इनको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे ऑन द ग्राउंड के लोगों को ऐसे लगे कि उनकी जो लाइफ है उसमें कुछ असर पड़ रहा है, चाहे वो स्वच्छ भारत का ही अभियान ही क्यों ना हो। और मुझे याद है कि जब सरकार आई थी और प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को सेंटर स्टेज पर लेकर के आए थे, यहां तक कि जो 15 अगस्त वाले उपलक्ष्य पे भी उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर बात की थी। और हम लोग बैठे हुए थे टीवी स्टूडियोज में ये सोचते हुए कि अभी वो क्या विदेश नीति की बात करेंगे, और उन्होंने टॉयलेट्स की बात की, टैंकों की नहीं की। प्रॉब्लम ये है कि वो जो उत्साह था कुछ हद तक मुझे कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि फिर उसमें ड्रामेबाजी लोगों ने ज्यादा शुरू कर दी, खुद ही कूड़ा फेंक के खुद ही वहां पर झाड़ू मार देते थे। ये जो सिंबोलिज्म है इससे हट करके ठोस कदम जो है उसको उठाने की जरूरत है। जहां तक विदेश नीति की बात है, मेरे ख्याल जैसे डॉक्टर बल्लभ ने भी कहा कि जो आर्थिक नीति में एक दिशा देने की कोशिश की, मेरे ख्याल ये जो एक उत्साह पैदा हुआ था भारत के अंदर, उसको विदेश नीति में भी दर्शाया गया, चाहे वो अमेरिका के साथ एंगेजमेंट की बात हो। और दुनिया भर के लोगों ने भी देखा कि अब एक सरकार आई है जो शायद सक्षम है और उसमें ये दृढ़ निश्चय भी है कि जो वो डिसीजंस लेगी। जो पिछली सरकारें जो थी शायद एक लिहाज से एक स्टैटिक्स सा आ गया था और कोई डिसीजन ले नहीं रहा था, और भारत को कोई बहुत ज्यादा संजीदगी से विदेश में ले नहीं रहा था, और इसी करके आपके यहां पर निवेश भी नहीं आ रहा था। तो वो जो एक ट्रेंड था उससे हम हट करके एक सर्टेन एक रिजॉल्व नजर आ रहा है विदेश नीति को लेकर के। जो बिग पावर्स हैं, चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो, उनके साथ एक एंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, या एक री एंगेजमेंट का भी प्रोसेस शुरू हुआ, बिना वो जो मुद्दे जो भारत के लिए बड़े अहम हैं उनको बिना कारपेट के नीचे पुश करते हुए। ठीक है, ये तो अच्छी उपलब्धियां थी। जहां तक पड़ोस का मामला है, मेरे ख्याल जिस तरह से पहली जो विदेश यात्रा की वो भी भूटान में, उसके बाद नेपाल, और अब बांग्लादेश के साथ जो सारी का सारा मामला सुलझाने की कोशिश की जा रही है, बहुत अहम ये कदम है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। लेकिन क्योंकि अब हम बढ़ाई कर रहे हैं सरकार की, तो 3 मेरी नजर में खामियां भी रही हैं। एक खामी रही है कि हमने मिडिल ईस्ट को, जो खाड़ी के देश है, उनको एक लिहाज से निगलेक्ट किया है। अच्छा। और वो हमारे लिए बहुत अहम है। ये जरूर है कि यमन में बड़ी उपलब्धि रही सरकार की जिस तरह से लोगों को निकाला, लेकिन जो एक लार्जर स्ट्रैटेजिक इशू है, एक ऐसा खित्ता जहां पर 70 से 80 लाख भारतीय बसते हैं, 30 से 40 बिलियन डॉलर रिमिटेंस आता है, वो आपकी मंडी भी है, वहां पर आपकी एनर्जी सिक्योरिटी भी डिपेंड कर दी है, और वहां पर उपद्रव हो रहा है। ठीक है। वहां पर आपकी क्या सोच है, क्या स्ट्रैटेजी है? एक तो ये। दूसरा, अफगानिस्तान में एक तरीके का स्ट्रैटेजिक पॉज है हमारा, कि हम वहां पर कुछ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, सरकार को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते, कुछ बात क्लियर नहीं हो रही। ठीक है। और पाकिस्तान को लेकर पहले 6 महीने एक नीति थी जहां पर एक बड़ा दृढ़ निश्चय दिखाया जा रहा था, और जो पिछली सरकारें थी उससे एक अलग नीति बनाने की कोशिश हो रही थी, कि हम एंगेज करने को तैयार हैं, हम बिजनेस करने को तैयार हैं, लेकिन आपके टर्म्स पे नहीं होगा, और हम आतंकवाद को नहीं सहेंगे, और जिस तरह का एडवेंचरिज्म आपकी तरफ से होता है वो भी नहीं सहेंगे। और फिर 6 महीने के बाद आपने जो सार्क यात्रा की, जितना आपने दबाव बनाया था पाकिस्तान के ऊपर, गवाया। हमारे साथ अतुल भटनागर जी हैं, सीईओ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अतुल जी, खासतौर से स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बहुत जोर रहा है सरकार का, और जो पूरा इरादा है वो ये है कि रोजगार जनरेशन हो, इस देश में हर हाथ को काम मिले, और हुनर की बात कर रहे हैं, और उस दिशा में बहुत प्रयास किए हैं। आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस वर्ष को इस लिहाज से? बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा हमारे लिए, और इसलिए क्योंकि एक तो पहली बार भारत में एक नया मंत्रालय खुला कौशल विकास और उद्यमिता के लिए। सो द फोकस फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बोथ ऑफ देम केम इनटू बीइंग। तो क्योंकि इस एंटरप्रेन्योरशिप में यह है कि हर एक आदमी जो अगर एंटरप्रेन्योर बनता है वो 10 लोगों को और रोजगार देता है। एंटरप्रेन्योर बने कैसे? हाउ डू वी चेंज बिजनेसमैन इनटू एंटरप्रेन्योर्स? क्योंकि हमारे यहाँ तो इंडिया में बिजनेसमैन तो बहुत हैं, एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम है। तो एक तो उस पर बड़ा एक तरह से फोकस आया। फिर जब प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा स्पीड, स्केल और स्किल्स, तो सबसे जैसे कहते हैं बड़ा एडवर्टाइजमेंट तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमने अपना मीडिया बजट काट लिया, आप लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन
हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी इतना फोकस दे रहे हैं तो ऑब्वियसली देश सुनेगा। बिल्कुल। तीसरी चीज, स्किल डेवलपमेंट को लेट्स से वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जो एजुकेशन को मिल रही थी, और हम लोग वी हैड बिकम अ नेशन जहां पे वी आर डिग्री सेंट्रिक। किस तरह से एक डिग्री मिल जाए, वो अगर बाप भी बेटे से कहता है कि बेटा ग्रेजुएट हो जा, शादी हो जाएगी, दैट वाज द ओनली स्लोगन। और हम लोगों ने कहा हुनर है तो कदर है। तो एक वो रेस्पेक्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए आई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इस सरकार ने अभी तक हमको उस तरह से पूरा सहारा दिया है। और उससे क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ भारत में एक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो कि मे बी इकोनॉमिस्ट का एक जैसे जार्गन होता है, वो सडनली हैव बिकम लाइव कि भाई व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत की जो यूथ है वो विल बी 29 इयर्स ऑफ एवरेज एज बाय 2020। चाइना विल बी 38, जापान विल बी 48। सबसे जवान देश, सबसे पॉपुलस भी हो रहा है और सबसे जवान देश भी हो रहा है। और इंडिया का वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट कैन बी स्किल ह्यूमन रिसोर्स। बिल्कुल। तो व्हेन द प्राइम मिनिस्टर सेज कि स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये एक रियलिटी हो सकती है। एक रियलिटी हो सकती है, और इस एक साल में आपको लग रहा है कि इस दिशा में काम किया है सरकार ने, एक बुनियाद रखी गई। राकेश सिन्हा जी, जाने माने सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषक। राकेश सिन्हा जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इस साल को, और खासतौर से अभी हमने सेंटिमेंट्स की भी बात की, सिंबोलिज्म की बात की अभी सरीन साहब ने भी, कि सिंबोलिज्म से भी आगे हमको निकलना होगा। कुल मिलाकर तमाम फ्रंट्स के ऊपर आप इस एक साल को कैसे आंक रहे हैं? सरकार की वो आंकने से पहले मैं थोड़ा विदेश नीति पर टिप्पणी करना चाहूंगा। जी। सरीन साहब ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैं दो बातें जोड़ना चाहता हूं उसमें। जी। पहली बार भारत ने अपने विदेश नीति को, जो गुट निरपेक्षता का आंदोलन चला था, मैं कहता हूं पोस्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के रूप में एक नए सिरे से देखना शुरू किया। पहले हम चीन, पाकिस्तान और अमेरिका सेंट्रिक विदेश नीति लेकर चल रहे थे। आज भारत ने अन्य केंद्रों का दरवाजा खटखटाया है। यूरोप के जो बड़े देश हैं उनसे 1-to-1 रिलेशनशिप, और चीन के इर्द गिर्द जो देश हैं, चीन पर एक मानसिक दबाव, पहली बार यदि मैं चीन पर मानसिक दबाव देख रहा हूं तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने पैदा किया है। चाहे मंगोलिया जाकर, चाहे वियतनाम जाकर, ये सिंबोलिज्म नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हम सिंबोलिज्म समझ रहे हैं, चाइना इसको सिंबोलिज्म नहीं समझ रहा है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखिए सरकार किसी की बन जाए और चाहे जितनी पहल ले लें, पाकिस्तान के, मैं कहता हूं पाकिस्तान में इन्फेंटाइल डिसऑर्डर है, जन्म से ही उसमें डिसऑर्डर है। वो प्रधानमंत्री को हो जाए, सरकार किसी को हो जाए, विचारधारा के लोग आ जाएं, पाकिस्तान के अटल जी ने जितना प्रगतिशील, जितना उदार तरीके से पाकिस्तान को ट्रीट किया, और उनके बदले में कारगिल मिला, उन्हें बदनामी मिली, तो मैं पाकिस्तान के बारे में बहुत आशान्वित कभी न था, न हूं, न रहूंगा। अब आते हैं सरकार पर। देखिए, हम किस प्रकार से सरकार को आंकते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। देश के 30% लोगों पर सरकार का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई सरकार आए जाए। जो बाकी 70% लोग हैं वो न आंकड़ों से जाते हैं, न हमारे विश्लेषण से जाते हैं। वो देखते हैं कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में मेट्रो की टिकट कम हुई कि नहीं, बस का भाड़ा कम हुआ कि नहीं, मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजता हूं उसकी फी कम हुई कि नहीं, स्कूल में दाखिला के लिए मैं जाता हूं तो बच्चे को दाखिला देने के लिए मुझे किसी कॉर्पोरेटर के पास जाना पड़ रहा है या स्वयं प्राचार्य बुलाकर दाखिला दे रहा है। तो शिक्षा, भोजन, आवास और रोजगार, ये 4 पैमाने आम लोगों की होते हैं। तो इन 4 पैमानों पर सरकार क्या कर रही है, मैं उस पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, अभी तक देश की स्थिति हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाए या घर का कोई मुखिया होता है, यदि घर की जो अर्थव्यवस्था होती है उसी में आपको देगा। बच्चे मांगते हैं तो जो पैसा होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब तक की जो हमारी जो राजनीतिक और अर्थव्यवस्था रही है, जिसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन की रही है। एक लोक लुभावन, कभी किसानों को इतना 1000 करोड़ कर दो, कर्मचारियों का बोनस बढ़ा दो, कभी कुछ कर दो, लगता बहुत कुछ हो रहा है। तात्कालिकता से सरकार ग्रस्त रही है। नरेंद्र मोदी ने अधिष्ठान परिवर्तन किया है। वो अधिष्ठान परिवर्तन किया है, उनको लगा कि तात्कालिकता में तो हम एक साल में कुछ कर नहीं सकते, हम वेल्थ क्रिएट करेंगे। जब वेल्थ क्रिएट होगा तो रिडिस्ट्रीब्यूशन का अवसर जब आएगा, तो कल हम 2 पैसा देते थे, हम अगले दिन 200 रुपए देंगे। तो वेल्थ क्रिएशन की जो एक नीति उन्होंने अपनाई है, उसी के तहत स्किल डेवलपमेंट, उसी के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना, उसी के तहत पहले क्या था कि हम वैश्वीकरण को रजिस्ट कर रहे थे, तो वैश्वीकरण तो यथार्थ था, तो ग्लोबलाइजेशन से हम शोषित हो रहे थे,
हम वैचारिक रूप से कहते थे ग्लोबलाइजेशन गलत है। अब इनको लगा कि यह यथार्थ है, तो ग्लोबलाइजेशन से शोषित होने की जगह ग्लोबलाइजेशन का इसको कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो विदेशों में जाकर जहां जहां से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, जहां जहां से यहां तक कि सुरक्षा के मामले में 49% करके कि कम से कम हम आयात करें। देखिए, रक्षा सौदों में यदि हम आयात को कम कर दें तो वो पैसा कहां जाएगा? सोशल सेक्टर में जाएगा। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, जो इस सरकार ने 2 कदम उठाए हैं वो हमारे लिए शायद एक सामान्य नीति है। 12 रुपये में इंश्योरेंस की व्यवस्था करना उस गरीब आदमी के लिए जो कि साधारण इलाज के लिए दरवाजा खटखटाता था, उसके पास 200-400 रुपये नहीं रहते थे, यदि उसको सरकार 2 लाख रुपए देने की का इंश्योर करती है तो मुझे लगता है सोशल सेक्टर में सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। जी, तो मैं एक चीज ऐड कर, मेरे ख्याल से ब्रेक ले लूं। एक छोटा सा ब्रेक और चर्चा में तुरंत हाजिर हो जाते हैं। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले सुशांत सरीन अपनी बात कह नहीं पाए, कुछ रह गया जी? देखिए, मैं सहमत हूं जो राकेश जी कह रहे हैं, लेकिन मेरा एक मानना है जी कि अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं इंप्रूव करना चाहते हैं, आप एक कानून पास कर दीजिए कि भारत के अंदर जो भी इलेक्टेड अफसर है, प्रधानमंत्री से लेकर के कॉर्पोरेटर तक, अफसर तो इलेक्ट नहीं होते, जो भी इलेक्टेड पर्सन है, पब्लिक सर्वेंट है, या जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, आईएएस ऑफिसर से लेकर तहसीलदार तक, ठीक है, उसके बच्चे जो लोकल स्कूल है उसमें जाके पढ़ेंगे। दैट इज द डे आपकी स्कूलिंग इंप्रूव होगी। नहीं तो आईएएस अफसर के बच्चे हैं तो वो संस्कृति स्कूल में पढ़ेंगे, मोटी मोटी फीसें देंगे, पैसे कहां से आते हैं मुझे नहीं पता, और विदेश लेकिन और जो राजनेता है वो विदेशों में जाके इलाज करवाएंगे, और यहां के जो अस्पताल हैं उनका जो हालत है हमारे को पता है। आप एक ये कानून बना दीजिए, आप देखिएगा 2 हफ्ते के अंदर स्कूल का स्टैंडर्ड इंप्रूव होना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल से 4 साल हैं। आपके जो 2 सुझाव हैं बड़े अहम सुझाव हैं, जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए। जनता जनार्दन के पास चलते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस 1 साल में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण प्रयास, कौन सी ऐसी पहल हैं जो जनता को लग रहा है कि काम की हैं और इस पर उनको फायदा हुआ है। चलिए जनता जनार्दन से ही जान लेते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग बैठे हैं, कुछ यंगस्टर्स और कुछ और लोग। जी बताइए साहब, आप 1 साल में क्या मानते हैं सरकार की उपलब्धि? नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें जो है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन बनाने की बात की गई है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम हमेशा दूसरों से तो बात है कि हाँ भी लड़ाई कर लेते हैं, पहले अंदर के मसलों को सुलझाया जाए। और इसमें पहले क्या होता था, राज्य को जो है वो केंद्र के पास जाना पड़ता था। अब जो है नीति आयोग में जो है वहां पे केंद्र जो है वो राज्यों को खुद जो है वहां पे बुलाती है कि आइए अपने सुझाव रखिए। ओके, तो वहां पे ये चीज है। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं प्रफुल्ल। ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात सरकार कर रही है, राज्यों और केंद्र के बीच में कोई खिचखिच नहीं चाहिए, ये एक टीम है और उसको टीम इंडिया का नाम देते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। ये टीम इंडिया बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है नीति आयोग का जो गठन हुआ वो उसी दिशा में एक कदम है? और बाकी जो हम प्रयास देख रहे हैं, इस दृष्टि से आप कैसे आंक रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हमें ये समझना चाहिए, भारत की संघीय ढांचे को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया। किसी ने क्वासी फेडरलिज्म कहा, किसी ने कहा नहीं भाई सेंट्रलाइज्ड है लेकिन स्टेट का क्रिएशन है। लेकिन लगातार फाइनेंस कमीशन ये कहते रहे कि भाई राज्यों की भागीदारी विकास की प्रक्रिया में होनी चाहिए, क्योंकि वास्तविकता ये है कि केंद्र कितने भी कानून बना ले, बहुत सारे जो ढांचागत विषय है, मूलभूत विषय है, जो सामान्य व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए विषय है, चाहे शिक्षा के हो चाहे जमीन के हो, ये सारे राज्यों के हाथों में है। तो केंद्र कितना भी कानून बना ले, कितनी भी स्कीमें चला ले, उसका एग्जीक्यूशन यदि स्टेट लेवल पर ठीक नहीं होता है तो उस स्कीम के फायदे और हमारे सारे इश्यूज एग्जीक्यूशन की है। कानून कम नहीं बने अपने यहाँ पे। बिल्कुल। तो राज्यों की इसमें भागीदारी रहना, और इसमें और भी एक खास बात यह है, ये केवल फाइनेंस का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये कॉन्फिडेंस गेनिंग जो है कि जैसे कोल के जो खदाने हैं उनका ऑक्शन हुआ, उसके रिसोर्सेस उन्हीं स्टेट के पास रहेंगे। उसमें यह नहीं देखा गया कि वो केंद्र में जिनकी सत्ता है उसी दल की सत्ता उस राज्य में है या नहीं है। उड़ीसा में भले ही दूसरे दल की सत्ता हो, लेकिन वहां के रिसोर्सेस यदि ऑक्शन हुए हैं तो उसमें से आया हुआ पैसा उसी स्टेट को जाएगा। तो इससे क्या होगा कि केंद्र और राज्य के बीच में
एक विश्वास का वातावरण, और मुझे लगता है यही टीम इंडिया को आगे ले जा सकता है। गौरव जी, ये जो प्राकृतिक संसाधनों की अभी इन्होंने बात की, हमने देखा कि स्पेक्ट्रम का मामला हो या कोयला खदानों की वो नीलामी की जिस तरह से प्रोसेस हुई और पारदर्शी प्रोसेस हुई, और ये जो खदानों से जो कुछ मिला उसका भी पर्याप्त अंश जो है वो वहां के ट्राइबल्स को भी जाएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जो लूट की जो संस्कृति पैदा हो रही थी उस पर एक विराम लगा है। आपको क्या महसूस होता है, खासतौर से हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी ये कितना इंपॉर्टेंट वाइटल है? ये मैं नीति आयोग से चालू करता हूं। नीति आयोग का जो मेजर कंट्रीब्यूशन या बेनिफिट है कि अब बॉटम अप अप्रोच है। पहले टॉप डाउन था, प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन था, मतलब योजनाएं यहां बनती थी, एलोकेट हो जाती थी और राज्यों को पैसा ट्रांसफर होता था, और उसके कई खामियाजे देख रहे थे हम। नरेगा एक उसका एक उदाहरण था कि कई राज्यों में नरेगा की ज्यादा जरूरत थी, वहां पे भी बराबर, और जहां कम जरूरत थी, जहां एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है, वहां पे भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। और एक जो पिछले 3-4 साल से राज्यों में एक स्पेशल कहलाने का जो दौड़ मची थी, राज्य का दर्जा, हाँ, ए रेस टू बी स्पेशल, वो स्पेशल कहलाने का दर्जा अब मुझे लगता है राज्यों में खत्म हुआ। फिर टीम इंडिया का आपने चर्चा करी। टीम इंडिया में मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं उसको बताता हूं कि पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जब बाहर के देशों में विजिट पे जाते हैं तो कैबिनेट कलीग को शायद नहीं ले जाना पसंद करते हैं या नहीं, पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ले जाते हैं। जी, हम जानते हैं बांग्लादेश जा रही है अब ममता पहले भी हमने देखा, जर्मनी, फ्रांस में भी। तो एक जो सब लोग बात कर रहे हैं कि भाई एग्जीक्यूशन तो आपको ग्राउंड लेवल पे तो वो ही करेंगे, तो उनको आपके साथ रखने के लिए, और हमारी जो विविधता भरा देश है, मुझे लगता है ये नामुमकिन ही है कि एक राज्य की सारे स्टेट में सरकार और एक पार्टी की सारे स्टेट्स में सरकार और उसी की भी वहां हो। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एक बहुत अच्छा कदम उठाया। ओके, मेरे सिर्फ 2 प्रश्न हैं। एक तो सोनल जी से है कि जो हमने ये स्वच्छ योजना बनाई है, इसमें काफी सारे काम चल रहे हैं, लेकिन एक और चीज है जहां पे थोड़ा सा मैं देख रही हूँ अपने आसपास थोड़ा लैक कर रहा है, जैसे कूड़ेदान नहीं है। हर जगह जगह पे अगर कूड़ेदान हो तो हम वहीं फेंके। सोनल जी, आप थोड़ी टिप्पणी करेंगी छोटी सी? कूड़ेदान, आप सही कह रही हैं कि कूड़ेदानों की कमी है, और ये भी एक मूलभूत छोटी सी चीज है। ये भी देखा गया कि जहां कूड़ेदान रखे थे, कूड़ेदान रातों रात गायब भी हो गए। तो जैसे सुलभ या एमसीडी के जो शौचालय बने, मैं डिफेंस कॉलोनी मार्केट की बात कर रही हूँ, तो वहां से दरवाजे निकल गए, पूरे के पूरे दरवाजे लकड़ी के। तो लेकिन मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होनी ही चाहिए, और जब वो सामने, लेकिन फिर भी एक बात है जो मैंने मानसिकता की बात कही थी कि सामने होते हुए भी लोग यहाँ फेंक के पैर के नीचे चले जाते हैं। हाँ सर, एक कमेंट करता हूँ कि ये एक माइंडसेट बदलने की भी जरूरत है, क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जहां पे खरबों रुपए का लेन देन होता है बैंक में, वहां 3 रुपए का पेन भी रस्सी से बांध के रखना पड़ता है। सही। तो जिस पेन से 100 करोड़ के चेक रोज लिखे जाते हैं, वो 3 रुपए का रस्सी से बांध के रखना पड़ता है। तो एक माइंडसेट। दूसरा, मैं एक इकोनॉमिक्स ऑफ हाइजीन के बारे में भी बताना चाहता हूँ। क्लीनलीनेस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक डाटा बताता हूँ कि एक स्टडी जो हुई है कि भारत में मेजोरिटी ऑफ जो हेल्थ एक्सपेंसेस है वो हाइजीन रिलेटेड डिजीज में है। बिल्कुल, गंदगी से ही तो सारी बीमारियां पनपती हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किल डेवलपमेंट, जो कि मोदी सरकार का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। सर ने भी बात करी थी स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, और सर ने ये भी बोला था कि आजकल इंडिया में हम डिग्री सेंट्रिक हो रहे हैं। ठीक है, सो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जब हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, तो क्या ये वाकई रियलिटी बेस्ड है? ओके, अतुल जी, ये जो बात उठा रहे हैं, इन्होंने 2 चीजों को जोड़ दिया है, लेकिन ये जो बात ये कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट और डिग्री वाली जो बात है, क्या ये वाकई एक हकीकत बन सकता है कि आप जो है अपने हुनर को अपने आप को इस काबिल बना दें कि आपको काम मिल जाए? बिल्कुल, ये हो सकता है। और इसको करने के लिए क्या हुआ है कि अभी तक
37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनी है। हमने जो शिफ्ट किया है, पैराडाइम शिफ्ट जो है जी, वो हमने कहा है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट करेगा, इंडस्ट्री डिसाइड करेगा कॉम्पिटेंसीज क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्री डिसाइड करेगा असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होगा, और जब कोई आदमी या औरत इस पर्टिकुलर सिस्टम से जाएगा और पास होगा, क्लियरली करेगा, तो मतलब उसको फिर क्यों नहीं जॉब मिले। ओके, हमारे साथ में कुछ और लोग हैं जिनसे हम जी, बिकॉज आई हैव बीन प्रोवोक्ड। अच्छा, you know the richest man in the world is Bill Gates. He's not a graduate. Right? there are आपको कितने ही टेक्नोलॉजी जो जगत है उसके जो दिग्गज हैं, देखिए आप अगर कोई चीज अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं या आपकी कॉम्पिटेंस है, आपके पास वो डिग्री हो या ना हो, इट मेक्स वेरी लिटिल डिफरेंस। जी हाँ, बोलिए। हाउ यू मैनेज टू डिलीवर ऑन द जॉब यू आर इन, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नॉट योर डिग्री। ठीक है जी। मैं बात करना चाहूंगा इस बारे में कि जो हम ज्वाइंट फैमिली से ज्यादातर जुड़े हुए हैं, मैं खुद ज्वाइंट फैमिली से आता हूं, जिस घर का मुखिया स्ट्रांग होता है वो डिसीजन भी ठीक से लेगा और उसको आगे एक्शन में भी लेके आएगा। मैम, बेटी बचाओ बेटी आंदोलन से मेरा यही है कि पहले जो हरियाणा जैसे क्षेत्रों में लोग अपने घर में बेटी होना पसंद नहीं करते थे, आज के डेट में वो बेटी होती भी है, यहाँ पे उसको मान सम्मान सब कुछ दिया जाता है। पहले एक बेटे से ही विचार विमर्श किया जाता था घर में किसी भी पहलू के लिए, लेकिन आज की डेट में हर माँ बाप अपने बच्चे से भी पूछते हैं, उन्हें पढ़ाया भी जाता है और साथ के साथ वो बाहर के क्षेत्र में भी काम कर रही है। बहुत ज्यादा सशक्तिकरण आ गया है। और इसके अलावा मेरा एक और प्रश्न भी है, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे अभी हम लोग, तो सर स्किल डेवलपमेंट है, लेकिन जॉब के लिए जब हम बाहर सेक्टर में जाते हैं उसमें बेसिक क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन लेवल आपका माना जाता है, तो उसके लिए आपका हुनर को क्यों नहीं माना जाता? हमें एक डिग्री होने बहुत जरूरी है, आपके लिए ये 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, तो इसके लिए कोई भी टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए कि आप इस तरीके का टेस्ट है, आप इसको पास कीजिए? आप बोलो जरा, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो स्कीम लेकर आए और इसके ऊपर काफी ध्यान दिया, जागरूकता फैलाने की कोशिश की, आपको लगता है हमारे घर में इस चीज को महसूस किया गया और लोगों ने इस बारे में सोचना शुरू किया? जी बिल्कुल, सोचना शुरू किया है। पहले लोग उस तरफ उतना ध्यान नहीं देते थे, बेटियों को अपने घर का बोझ समझते थे। आज कम से कम मोदी जी ने जब इतना कहा है और जनधन योजना और बेटियों के लिए इतनी सहायता दी जा रही है और नौकरी में भी उनको जगह दी जा रही है, तो सब सोचते हैं कि नहीं, बेटी घर का मान है और भावनाएं बदली हैं। ऐसा नहीं है कि बेटी को अब दूर किया जाए लोगों की भावना। बाकी मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना तो देश को मिला है ना ही आगे मिलेगा। जैसे कि ये जो बात अभी हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कर रहे थे, पूरे साल इसका ये अभियान चला है और विभिन्न राज्यों में चला है, बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया, बहुत चर्चाएं भी हुई इस पर। कहां तक आपको लगता है कि ये लोगों के मानस तक पहुंच पाया है? लोगों के मानस तक हर चीज तब पहुंचती है कि जब उसमें उनको आर्थिक कुछ सहायता नजर आती है। ये बेसिक अगेन मानसिकता है। तो इसके ये पूरी स्कीम में अच्छी बात तो ये हुई है कि जो लड़की बोझ है उसको पढ़ाने भेजे तो लड़के में से काटना पड़े वगैरह वगैरह बातें अब खत्म हो गई हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो लड़कियां तो आई थिंक जन्म से ही स्किल्ड होती हैं। हाउ टू बैलेंस 2 फैमिलीज एंड हाउ टू बैलेंस एवरीथिंग। तो लड़कियों को लड़कियों के लिए जो लक्ष्मी है, हम लोग कहते हैं लक्ष्मी है, सरस्वती है, माँ काली है। अब वो काली और गोरी का भी जो चल रहा था, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा हुई और उधम हुआ, सही बात थी। तो ये बातें धीरे धीरे जो जमाने से चली आ रही हैं, शुरुआत हो गई है। तो शुरुआत होना ही बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात मैं टिप्पणी करना चाहूंगी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। अब मुझे नहीं पता है कि स्किल डेवलपमेंट के तहत और क्या क्या आता है, क्योंकि सारा यदि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस और ट्रेड के लिए है तो एक बात है। मैंने देखा है कि इन द फील्ड ऑफ कल्चर में नाच गाना सिर्फ नहीं है, उसमें तरह तरह के उत्सव और दैनिक जीवन से जुड़े हुए चीजें हैं। आप सिंपल चीज ले लीजिए कि ढोल बजता है या शहनाई बजती है, मुहुरी बजती है। हर एक क्षेत्र के अपने अपने बाजे हैं। वो कैसे बनते हैं, वो बजाने वाले अब नहीं मिल रहे हैं, तो लोग डीजे बुला के या रिकॉर्ड, गांव में भी सही बात है, कैसे तोरण बनता है, कैसे मांडना होता है, कोलम होता है, रंगोली होती है, जिनके साइंटिफिक एक्चुअली सिंबोलॉजी है। तो ये सारी बातें स्किल डेवलपमेंट में संस्कृति के तहत क्यों ना? अतुल जी, ये बात जो कह रही है सोनल जी, बिल्कुल है। देखिए हमने क्या किया है कि
एक स्टैंडर्ड कर दिया है। अब चाहे वो ढोल नॉर्थ ऑफ इंडिया में बनाए या साउथ ऑफ इंडिया में बनाए, ढोल तो ढोल बनेगा। और वो अगर स्किल लोगों में पहुंच गई तो एक नहीं 100 और 1000 ढोल बनेंगे। अपने ढोल पीटने के लिए नहीं। ठीक बात है जी हाँ जी। वही अब ये है कि हमने इसके बारे में ज्यादा ढोल नहीं पीटा है, इसलिए आपको पता नहीं है, लेकिन हम अब ये करना चाहिए। राकेश जी, जिस तरह से भी हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे और जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं जिनकी बात आपने पहले भी की, सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना और महिलाओं को उनका आत्मसम्मान दिलवाना और बेटी को उसकी जगह दिलवाना, इस संदर्भ में अगर हम इस साल को देखें तो आपकी दृष्टि क्या कहती है? इससे पहले मैं स्किल डेवलपमेंट पर एक छोटी टिप्पणी करूंगा। देखिए, स्किल डेवलपमेंट का एक और मीनिंग है। हमारे देश में परंपरागत कौशल है जो लोग गांव में करते हैं, अलग अलग करते हैं, उसी कुशलता को दूसरे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उस कौशल्य को बढ़ाना, हो सकता है वो जातिगत भी हो या व्यवसायगत हो, उनको लोन देना और उनको एक कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करना। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री 10 लोगों को रोजगार देगा। आप स्किल डेवलपमेंट से यह मत समझिए कि आपके पास स्किल है और आप किसी कंपनी में रोजगार के लिए गए, स्किल दिखा के आपको रोजगार मिलेगा। वहां तो डिग्री का महत्व बना ही रहेगा। तो स्किल डेवलपमेंट का एक पैरेलल इकोनॉमी डेवलप करना, एक पैरेलल रास्ता डेवलप करना, यह उद्देश्य एक है जो सरकार उस पर काम कर रही है। जहां तक सामाजिक सेक्टर की बात है, देखिए मुझे लगता है कि अभी तक महिला विमर्श वो एक अकादमिक बनकर रह गया था। हाँ। जमीन पर नहीं उतर पाया था। और उन जगहों पर जहां सामंतवाद बहुत मजबूत है, चाहे हरियाणा का कुछ क्षेत्र हो, बिहार उत्तर प्रदेश हो या दक्षिण में हो, जहां महिलाओं को रोका जाता है घर से बाहर निकलने के लिए, रोजगार लेने से, वहां पर मुझे लगता है इस सरकार ने 2 काम किया है। जो आपने बहुत बात कही कि सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, बात क्या कि जन सरोकार और सामाजिक सरोकार, स्वच्छता अभियान में सामाजिक सरोकार से जोड़ना। सोनल मानसिंह जी ये नॉन स्टेट एक्टर हैं, तो गैर राज्य भी करता है, राज्य के नहीं है, ऐसे लोगों को जोड़ना, फिल्म के लोगों को जोड़ना, एक उसको लोकप्रिय बनाना। जो महात्मा गांधी ने क्या किया था, राजनीति को सामाजिक सरोकार से जोड़ा, कैनवस को बड़ा उनका रचनात्मक कार्यक्रम क्या था, स्वच्छता उसमें पहले नंबर पर था। तो मुझे लगता है कि ये है। दूसरा, जहां तक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का है, मुझे लगता है ये एक आंदोलन का रूप ले रहा है। और सरकार जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को ये अनुभूति होती है कि हम जो अब तक करते रहे, मुझे लगता है कि सरकार ने उन सामंतों के मन में एक अपराध बोध पैदा करके एक सामाजिक जागृति पैदा की है। ओके, फैक्ट तो यही है कि हर कोई इतना कैपेबल नहीं है कि वो एक बिजनेस रन कर सके। तो एक तो ये कि गवर्नमेंट ये सपोर्ट करे कि भाई आप अगर जो स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेशन आपके पास है तो आपको लोन वगैरह मिलने में आसानी हो, या उसको एडवर्टाइज किया जाए कि आपने अगर ये चीज की हुई तो आगे आप क्या कर सकते हैं। अभी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि स्किल डेवलपमेंट वो शेयर चलता हुआ तो नजर आता है, लेकिन वो शेयर लोगों के दिल तक पहुंचे और ये कहे कि अब तुम्हारे पास ये हुनर है, अब जाओ बैंक में जाओ, तुम्हें सिर्फ ये दिखाना है और तुम्हारी मदद हो जाएगी। वो चीज कब आएगी? जी, मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट, उसकी बात है। तो सवाल कुछ और भी उठाए हैं जनता जनार्दन ने भी। फाइनल कॉमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशेष मेहमानों से। आप देखते रहिए चर्चा में इस ब्रेक की बात। तो सरकार के 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेने की हमने कोशिश की। फाइनल कमेंट्स लेते हैं यहाँ मौजूद हमारे विशेष मेहमानों से। राकेश जी, 1 साल तो गुजरा, उसका कुछ झलक भी हमने अभी अपने कार्यक्रम के दौरान भी महसूस की, देखी, लेकिन अब आगे के 4 साल, इनके लिए आपको क्या लगता है, क्या एजेंडा सेट करना चाहिए? देखिए, सरकार की परीक्षा की घड़ी अब शुरू हुई है। जो मैंने कहा कि 60% घर के लोगों को रोजगार, महंगाई से निजात और शिक्षा में सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, ये जब तक नहीं मिलती हैं तब तक सरकार अपने को सफल नहीं मान सकते। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो पैराडाइम सेट किया, जो अधिष्ठान बनाया है, तो मुझे लगता है कि सरकार ने एक रोड मैप बनाया है। उस रोड मैप पर काम आगे आने वाले 4 सालों में होगा। क्योंकि सरकार के पास धन नहीं था, तो पहली मोदी जी की आवश्यकता थी कि बाहर के और भीतर के धन को इकट्ठा करना। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है कि स्कैम राज को खत्म कर देना। जो बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार होता था, जिसके कारण वो भ्रष्टाचार सिर्फ दिखाई पड़ता था, उसके कारण जो और भ्रष्टाचार होते थे। तो मुझे लगता है कि एक डर लोगों में बैठा है, सरकारी अधिकारियों में, मंत्रियों में, सरकार के लोगों में, कि हम यदि भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो हम बच नहीं सकते, जो इस सरकार का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तीसरी बात जो इस सरकार ने एक की है, जिसका बहुत दीर्घगामी प्रभाव होगा, वो यह है कि स्टेट और राज्य केंद्र के बीच में जो एक भिखारी की तरह राज्य आता था, बिल्कुल, क्योंकि केंद्र कानून बनाता है, वास्तव में विकास का काम राज्य के थ्रू होता है, केंद्र की योजना भी राज्य के थ्रू जाती है। तो राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना और राज्यों को आत्मविश्वास देना कि आप भी जाकर विदेश से
संबंध स्थापित कर सकते हैं, वहां से धन ला सकते हैं, योजनाओं को लागू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि संघीय ढांचे का वास्तविक स्वरूप और टीम इंडिया का आएगा तो मुझे लगता है कि दलीय राजनीति से ऊपर उठकर विकास का कार्य हो पाएगा। जी अतुल जी, फाइनल कमेंट्स। जो युवती बैठी है यहाँ पर दर्शकगण में, उन्होंने पूछा था कि अभी भी जॉब्स के लिए डिग्री की मांग होती है, उसमें अब चेंज आया है। अब एक नया चीज सरकार ने बनाई है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये बनी तो यूपीए के टाइम पे थी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बड़ी जोर शोर से ये एनडीए सरकार कर रही है। उसमें क्या है कि एक तरह से स्किल और एजुकेशन लेवल्स का एक तरह से इंटरऑपरेबिलिटी दिखाया है और बनाया है। तो स्किल लेवल में भी L1 to L10 हो गया है। L4 is skill, L1 is minimally skilled, L2 and 3 are semi skilled, L6 and L7 are supervisory cadre and then managerial cadre। तो अब ये हो सकता है और ये आगे रियलिटी हो जाएगी कि आप क्रेडिट्स लेंगे अपने स्किल पे। अच्छा, आप एजुकेशन में जाके डिग्री ले सकते हैं, आप डिग्री ऑफ एजुकेशन लेके यहाँ पे स्किल लेवल बना सकते हैं। तो वो दोनों में एक तरह का इंटरऑपरेबिलिटी हो जाएगा। दूसरी चीज मैं चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के सवाल उठे, हम लोगों ने एक एनएसडीसी ने एक कॉल सेंटर पैन इंडिया बनाया हुआ है। उसका नंबर है 088-000-555, मतलब 088-000-55555। उस पर आप रिंग कीजिए, मिस कॉल दीजिए, कहीं पे भी हो भारत के किसी भी प्रदेश में हो, वो लोग आपको वापस कॉल करेंगे। चलिए, और आपकी इस बारे में बात कर सकते। चलिए, हमें लगता है जरूर लोगों ने इसको नोट किया होगा। सलीम साहब, वैसे तो आपने पहले प्रोग्राम के पहले भाग में कुछ चीजों को गिनाया था, कुछ क्षेत्रों को गिनाया था जो आपके हिसाब से छूट गए हैं। अगले 4 सालों के लिए आप किस तरह की भूमिका देखते हैं? देखिए, विदेश नीति में मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि एक बहुत बड़ा तूफान उभर रहा है मिडिल ईस्ट में, हमको उसके ऊपर बहुत ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा। और दूसरा, हमारे बिल्कुल इमीडिएटली नेबरहुड में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी एक बहुत बड़ा तूफान उभर रहा है, जिसके हमारे सुरक्षा के ऊपर बहुत गहरे नतीजे होंगे। और अगर हम उस पर सचेत नहीं रहे और हमने यहां पर अपनी इंटरनल सुरक्षा और एक्सटर्नल सुरक्षा को पुख्ता नहीं किया, तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा भरना पड़ेगा। ओके, सोनल जी, फाइनल कमेंट्स। यहां से किसी ने ये सब बात करी थी और आपने भी संकेत दिया है कि मानसिकता तो दोनों तरफ से बदलने की जरूरत है, न केवल प्रजा की, लेकिन जो अब जैसे सारी एजेंसीज हैं, म्यूनिसिपैलिटी की हैं, ये है वो है, वो ही काम नहीं कर रहे हैं। तो आपने तो कूड़ा ले जाके डाल दिया, उसके बाद आगे क्या? तो आगे क्या का अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद मेट्रो वेट्रो बनते हैं, किसी ने कहा कि 1 वर्ष में 1 रोड बन जाए। अब नए मकाने बन रहे हैं, यू कैन नॉट डिनाई दैट। और जो मकान बनाता है वो अपने सुअर, अपने सीवर, अपना पानी, अपना टेलीफोन, ये लाइन सब खोद खाद के बना के वहीं के वहीं छोड़ के चले जाते हैं। देयर इज सो ये बहुत, अगेन दीज आर स्मॉल इश्यूज, दे बिकम सो लार्ज कि आपका पूरा ट्रैफिक, आपका रहन सहन, आपका एनवायरनमेंट। मैं पढ़ रही थी नीलम जी, दिल्ली हाई कोर्ट इज सेइंग कि वी आर वरीड अबाउट द टॉक्सिक इन आवर एटमोस्फियर, के उनको सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब दिल्ली हाईकोर्ट को सांस लेना मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट को सांस लेना मुश्किल होगा, तभी शायद कुछ होगा। हे भगवान। ओके, डॉक्टर गौरव बल्ला, संक्षिप्त में। बिल्कुल संक्षिप्त में। नीलम जी, पहली बार सामाजिक इश्यूज को ऊपर लाके इकोनॉमिक एजेंडा बना। मतलब जैसे हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो मेक इन इंडिया लाए, मेक इन इंडिया में रोजगार के लिए जब आ जाएगा पैसा तो हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, तो स्किल इंडिया मिशन बना। तो ये जो बॉटम अप अप्रोच है, ये इस साल की उपलब्धि है। अब मैं 1 साल को आपको दूसरी तरह से बताता हूं कि 1 साल ऐसे छोटा लगता है, पर 20% टाइम इज ओवर। तो अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि जैसे स्मार्ट सिटी है या बुलेट ट्रेन है, तो क्या हमने 20% उपलब्धि पाली उन चीजों में? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तीसरा इश्यू जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अब उसके कई रीजंस हो सकते हैं, पर जो आर्थिक एजेंडा है, जैसे जीएसटी अब 1 साल के लगभग आगे चले गया। अब कॉर्पोरेट इंडिया बहुत इम्पेशेंट हो रहा है। अब बहुत जल्दी उसको चीजें नहीं दी गई
तो वापस जो ईज ऑफ डूइंग और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बना था वो नेगेटिव चले जाएगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अब जो स्कीम्स जैसी जैसी है उसकी एग्जीक्यूशन का रोड मैप सरकार को, सारे स्टेक होल्डर्स को देना चाहिए, ताकि जो पॉजिटिविटी है वो बरकरार रहे। प्रफुल्ल जी, देखिए, जैसे पूरी चर्चा में आपने निकल कर आया है कि क्लीन गवर्नेंस, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, इसका एक फाउंडेशन क्रिएट हुआ है। अब इस गवर्नेंस के अभी तक जो अप्रोच रहा है, कुल मिलाकर हमारा 67-68 इयर्स में, वो फ्रेगमेंटेड अप्रोच रहा है। इसी कारण से टेलीकॉम कभी रास्ता खोदता है तो सीवर के लिए दूसरी बार रास्ता खोदते हैं, फिर रास्ता बनाने वाले नए नए टेंडर्स निकलते रहते हैं। करंट करप्ट सिस्टम अपने आप को जनरेट करता है। इसमें इंटीग्रेशन कैसे लाना, सारी अपनी विकास की अवधारणा को भारतीय दृष्टिकोण से एक इंटीग्रल अप्रोच से भारत की आवश्यकताओं के अनुसार कैसे चलाना और इसमें सबकी सोच कैसे जोड़ना, स्किल डेवलपमेंट का ही उदाहरण है। दोनों तरह के ढोल एक जैसे नहीं बज सकते, नॉर्थ और साउथ के। वहां के ढोल बनने की भी प्रक्रिया अलग है, बजाने की भी प्रक्रिया अलग है। जब तक वहां से प्रपोजल आकर उसके अनुसार स्किल्स की रचनाएं और सिलेबस और इंडस्ट्री और एजुकेशन का एक ब्रिज नहीं बनेगा, तो ये ब्रिजेस बनाने की प्रक्रिया भारतीय सोच के, भारतीय विविधताओं को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी। तभी ये जो फाउंडेशन बना है उसके आधार पर अगले 4 साल की एक बड़ी बिल्डिंग, जिस भारत को हम सुपर पावर इंडिया, एक वैभवशाली भारत देखना चाहते हैं, वो बन सकती है। इन सारी बातों में संस्कृति का सबसे बड़ा हाथ है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने नहीं की है। और मेरा ख्याल है कि अब आने वाले वर्षों में और इसी वर्ष में संस्कृति पे बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए। इन ऑल इस आपने जो कहा विविधता, विविध क्षेत्रों में संस्कृति का उत्थान और उसका परिचय, जिससे कि बहुत सारी जो आपकी मनोवेदनाएं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो सुलझने में आसानी होती चली जाती है। वी आर लूजिंग, इफ वी लूज अवर आइडेंटिटी, हमारे मूल खत्म हो जाए तो बाकी तो फिर आप पेड़ पानी डालते रहिए, कुछ नहीं होगा। एक पंक्ति सिर्फ कि भारत की विरासत के बारे में जो अपराध बोध था उसे नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। मैं बिल्कुल सहमत हूं। और 30 सेकंड की एक टिप्पणी कि ये जो मेक इन इंडिया या जो भी स्कीम्स है, ये शेर तो बन गया, पर इस शेर को दहाड़ना हमको सुनना है और बहुत जल्दी सुनना है, नहीं तो हम इम्पेशेंट हो जाएंगे। चलिए, तो एक साल का सफर हमने देखा, लेकिन अभी यात्रा लंबी है और इस यात्रा के दौरान आने वाली जो भी चुनौतियां, उनका जिक्र यहां किया और उम्मीद है कि हम इन चुनौतियों पर खरे उतरेंगे। इस पॉजिटिव सेंटीमेंट को लेकर हम चलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।